इमेजिन कीजिए, समंदर के ऊपर बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम घुप अंधेरी रात। लेकिन लहरों से 100 फीट नीचे एक खामोश स्टील का दैत्य रेंग रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे 1971 के उस दौर में चलेंगे जहां पानी के नीचे एक ऐसा चेस गेम खेला गया जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये कहानी है एक गजब के माइंड गेम की, धोखे की और एक ऐसे बिछाए गए जाल की जिसमें एक बेहद हाईटेक पनडुब्बी खुद ही फंस गई। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। रात के ठीक 12 बज रहे थे। भारत की सीमाएं एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ी थीं जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता था। और उधर विशाखापट्टनम के तट से बस कुछ ही दूरी पर बंगाल की खाड़ी की गहराइयों में पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा प्राइड पीएनएस गाजी हमले का इंतजार कर रहा था, एकदम खामोश, बिल्कुल अदृश्य, अपने शिकार की ताक में। आप सोचिए, पनडुब्बी के अंदर बैठे नौसैनिक अपनी सांसें रोके बस एक कमांड का इंतजार कर रहे हैं जो जंग शुरू होने से पहले ही उसका पूरा नतीजा तय कर दे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर एक पुराने, सेकेंड हैंड और लगभग रिटायर होने की कगार पर खड़े इंडियन डिस्ट्रॉयर ने अजेय मानी जाने वाली उस पनडुब्बी को डुबाया कैसे? पीएनएस गाजी कोई मामूली सबमरीन नहीं थी, ये $1 बिलियन का अमेरिकन वेपन था। तो इस भारी भरकम एडवांस्ड मशीन को एक पुरानी तकनीक वाले छोटे से जहाज ने कैसे हमेशा के लिए समंदर की कब्र में सुला दिया? यही तो हमें आज गहराई से समझना है। भाग 1, अंतिम लक्ष्य। अब देखिए, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा 1971 की जियोपॉलिटिक्स पर नजर डालनी होगी। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान तक हथियार या रसद पहुंचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर। बंगाल की खाड़ी उस वक्त एक लाइफलाइन थी। अगर इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता तो पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध का क्या नतीजा होगा, ये पहले से तय था। और इस पूरे महासंग्राम का जो असली इनाम था वो कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। पीएनएस गाजी का इकलौता और सबसे बड़ा मिशन था आईएनएस विक्रांत, भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर। जरा सोच कर देखिए, अगर विक्रांत को डुबा दिया जाता तो ये सिर्फ एक जहाज का नुकसान नहीं होता, ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन होता। समंदर का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में चला जाता। गाजी को लिटरली इसी सुसाइड मिशन पर भेजा गया था। अब जरा इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ है पीएनएस गाजी, एकदम विशाल, मॉडर्न लॉन्ग बीच क्लास सबमरीन, पानी के अंदर हफ्तों रहने की ताकत, और इसके पास थे बेहद जानलेवा टॉर्पिडो। और दूसरी तरफ आईएनएस राजपूत, एक पुराना, विंटेज और काफी छोटा भारतीय जहाज। ये बिल्कुल डेविड वर्सेस गोलियत वाली सिचुएशन थी। गाजी के कमांडर को तो पक्का यकीन रहा होगा कि उनका मिशन बहुत आसान है। उन्हें क्या पता था कि सामने जो खड़ा है वो हथियारों से नहीं बल्कि अपनी रणनीति से लड़ने वाला है। टेंशन हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी थी। नवंबर के आखिर में गाजी अचानक कराची पोर्ट से गायब हो जाती है। इंडियन इंटेलिजेंस, जिसे एडमिरल एसएम नंदा लीड कर रहे थे, तुरंत हाई अलर्ट पर आ गई। अरब सागर का ये भूत अब चुपचाप बंगाल की खाड़ी की तरफ खिसक रहा था। और 3 दिसंबर आते आते गाजी बिल्कुल विशाखापट्टनम के दरवाजे पर खड़ी थी। ये वो पल था जहां एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती थी। भाग 2, सबसे बड़ा धोखा। और यहीं से शुरू होता है इंडियन नेवी का मास्टरमाइंड प्लान। उन्हें पता था कि आमने सामने की सीधी लड़ाई में नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सहारा लिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। ये लड़ाई अब तोपों की नहीं थी, ये लड़ाई थी दुश्मन के दिमाग को पढ़ने की। इस गजब के चक्रव्यूह के 3 मेन स्टेप्स थे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने असली टारगेट यानी आईएनएस विक्रांत को चुपचाप अंडमान भेजकर छिपा दिया। दूसरा स्टेप, जानबूझकर खुले तौर पर ऐसे फर्जी रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट किए गए जिन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस आसानी से इंटरसेप्ट कर ले। और तीसरा, सबसे स्मार्ट मूव, विजाक के लोकल मार्केट्स में अचानक बहुत भारी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियों का ऑर्डर दे दिया गया। ये सब इसलिए ताकि एक परफेक्ट पेपर ट्रेल बने, जिससे लगे कि एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का क्रू वहीं मौजूद है। और गाजी ने ये चारा निगल लिया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को लगा कि उन्होंने रेडियो ट्रैफिक डीकोड कर लिया है। उनका मैसेज था, कैरियर विजाग में ही है और वो किसी लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं।
बस इन्हीं फर्जी रेडियो मैसेजेस और अपने सोनार के भरोसे दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन्स में से एक धीरे धीरे उस खाली विशाखापट्टनम बंदरगाह की तरफ रेंगने लगी जहां उसका शिकार मौजूद ही नहीं था। भाग 3, आधी रात का क्लाइमैक्स। अब हम आते हैं 3 दिसंबर की उस भयानक रात पर। युद्ध ऑफिशियली शुरू हो चुका है और गाजी विशाखापट्टनम के उस बहुत ही संकरे चैनल के ठीक बाहर बिल्कुल तैयार बैठी है। लेकिन बंदरगाह से जो जहाज बाहर निकलता है वो विशाल विक्रांत नहीं बल्कि छोटा सा आईएनएस राजपूत था। लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर सिंह के कमांड में ये जहाज सिर्फ गश्त पर निकला था। राजपूत का असली काम गाजी को तबाह करना था ही नहीं, वो बस एक डिकॉय था, एक छलावा, ताकि दुश्मन कंफ्यूज रहे। लेकिन कहते हैं ना, समंदर के इस खेल में किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अचानक राजपूत के सोनार पर एक अजीब सी हलचल होती है, कुछ ऐसा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और फिर बिना एक भी पल गवाए राजपूत से 2 डेप्थ चार्जेस यानी पानी के अंदर फटने वाले भारी बम नीचे ड्रॉप कर दिए जाते हैं। और फिर बूम, एक इतना भयंकर धमाका होता है कि उसकी गूंज से पूरे विशाखापट्टनम में तट के पास वाले घरों की खिड़कियां तक चकनाचूर हो जाती हैं। उस 1 सेकंड में समंदर का सन्नाटा चीर कर रख दिया गया। अगले कुछ दिनों तक सतह पर एकदम खामोशी छाई रही, लेकिन फिर मछुआरों को पानी पर तेल और मलबा तैरता हुआ दिखा। जब नेवी के गोताखोर नीचे गए तो उनके सामने जो नज़ारा था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वो विशाल स्टील का दैत्य पीएनएस गाजी बीच से फट चुका था। समंदर की तलहटी में पाकिस्तान के 90 सबसे बेहतरीन एलीट नौसैनिक हमेशा हमेशा के लिए जल समाधि ले चुके थे। ये युद्ध की वो भयानक और दर्दनाक कीमत है जो इस नंबर 90 में सिमट कर रह गई। भाग 4, एक अनसुलझा रहस्य। इस एक सिंगल घटना का जो इम्पैक्ट था ना, उसने इस पूरे वॉर का मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि अब आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से आज़ाद था। उसने बंगाल की खाड़ी में जाकर ऐसे ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स किए जिसने ईस्ट पाकिस्तान में दुश्मन की समुद्री सप्लाई लाइन को पूरी तरह से चोक कर दिया। सप्लाई लाइन कट गई, गाजी जैसा शक्तिशाली हथियार खत्म हो गया। इससे पाकिस्तानी सेना का मोराल पूरी तरह टूट गया और इसी सब का रिजल्ट था 93,000 सैनिकों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण, जिसने एक नए देश बांग्लादेश की आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन हर महान ऐतिहासिक घटना की तरह इसके पीछे भी एक रहस्य है। आज भी इसको लेकर 2 अलग-अलग थियरीज हैं। थियरी 1 कहती है कि आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्जेस ने सीधे गाजी को हिट किया और उसे उड़ा दिया। वहीं थियरी 2 का मानना है कि राजपूत के हमले के बाद हड़बड़ाहट में वहां से भागने के चक्कर में गाजी गलती से अपनी ही बिछाई हुई एक माइन से टकरा गई। दोनों साइड्स के अपने अपने तर्क हैं और आज भी एक डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। हम यहाँ कोई साइड नहीं ले रहे, बस न्यूट्रल तरीके से आपके सामने दोनों फैक्ट्स रख रहे हैं। तो आखिरकार हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं। क्या ये आईएनएस राजपूत का एक अचूक हमला था या फिर गाजी की अपनी ही एक दर्दनाक भूल? एग्जैक्ट वजह चाहे जो भी रही हो, एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, युद्ध में हथियारों से कहीं ज्यादा धारदार इंसान का दिमाग और उसकी रणनीति होती है। इतिहास के पन्नों में गाजी का ये अंत आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सोचकर हर कोई हैरान रह जाता है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इस समंदर की गहराई का पूरा सच बाहर आ पाएगा?